हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय, जो 10 क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, आज इस थ्योरम को पढ़ेंगे और यह थ्योरम जो है एग्जाम में 100% आने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इस थ्योरम को आसान से आसान भाषा में आराम से, ईमानदारी से और दम दिल में शौक रखकर हल करेंगे। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन जो बनकर आता है, यह एक्सरसाइज 6 का प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय, यानी कि थेल्स थ्योरम। थेल्स नामक गणितज्ञ ने इस थ्योरम का प्रतिपादित किया था, शुरू किया था, इसलिए इस थ्योरम का नाम उन्हीं के नाम पर थेल्स प्रमेय रखा गया है। ठीक है, इस थ्योरम का दूसरा जो नाम है, बहुत बच्चे कम जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा जाए और इस थ्योरम पर बहुत ज्यादा कमांड करके इस थ्योरम को इतना आराम से, इतना ईमानदारी से, इतना अच्छा से पढ़ना है कि थ्योरम एक ही वीडियो में दिमाग में एकदम सड़क मनी घुस के दम दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग इस थ्योरम के बारे में देखते हैं। बात है क्वेश्चन क्या कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखा जाए, कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा। देखिए, सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक क्या ले लिए? त्रिभुज ले लिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज के एक भुजा BC जो है भुजा दिया है, BC जो है भुजा दिया है, AB जो है भुजा दिया है, AC जो भुजा दिया है। तो कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, तो हम मान लेते हैं कि BC एक भुजा है, इसके समांतर एक रेखा ले लिए। BC भुजा के समांतर हम लोग रेखा ले लिए, क्योंकि कह रहा है एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो BC एक भुजा है और भिन्न भिन्न दो भुजा जो हो गए, एक AB हो गया और दूसरा AC हो गया। इसी पर यह भुजा क्या कर लिया कि समांतर काट रहा है। हम मर वो तो चल नहीं रहा है। तो ले लिया गया है ना। तो यहां पर इस भुजा को हम लोग लिए, क्या लिए? BC के समांतर एक भुजा ले लिए CD, चाहे इसको ले लेते हैं EF। कौन सा? BC के समांतर एक भुजा क्या लिए? EF लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, BC के समांतर एक भुजा EF ले लिए, जो कि AB को काटता है E बिंदु पर और AC को काटता है F बिंदु पर, और EF जो समांतर है BC का है। EF समांतर है BC का है, क्योंकि दिया हुआ है कि एक भुजा के समांतर, यानी कि BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यह भुजा यानी कि AB को E बिंदु पर काट रहा है और AC को F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या कर रहा है? काट रहा है। एक ही अनुपात का मतलब यह हुआ कि AE बटा में EB और AF बटा में FC, यह सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, दिया क्या है, लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, दिया है, दिया क्या है सर? तो दिया है ABC त्रिभुज ABC में, ठीक है, EF समांतर है किसका? BC का।
ई एफ समांतर है बीसी का, यह दिया हुआ है। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए ई बटा में ई बी बराबर ए एफ बटा में एफ सी। ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है, हमको सिद्ध कर कर ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब काम होता है रचना का। अब किसका काम होगा बाबू इसमें, रचना का। ठीक है, तो रचना का क्या करेंगे काम, कि बिंदु बी से एफ को मिलाएंगे, बिंदु बी से एफ को मिलाएंगे तथा बिंदु सी से ई को मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिला देते हैं, लिखेंगे रचना, रचना, रचना लिखें, बिंदु सी से सी ई को, सी ई, बिंदु सी से सी ई को तथा बी से बी एफ को मिलाया, फिर लिखेंगे आगे, यहां पर अब ये लंब होगा, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। एफ बिंदु एफ डी जो है लंब है ए बी पर, तो यहां इसको डी रख लेते हैं और ई जी इसको मान लेते हैं, ई जी लंब होगा ए सी पर। और आप जानते हैं कि जहां पर लंब होता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो लिखेंगे ई डी एफ डी लंब है किस पर, ए बी पर, तथा ई जी लंब है ए सी पर। तो लंब जहां होता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको समझ लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब हम लोग सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करने के लिए लाना क्या है, ए ई बटा ई बी लाना है, तब बराबर करके ए एफ बटा एफ सी लाना है। ठीक है, तो ध्यान हमारे इस बात पर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरा गोल क्या है, इतना लाना है। तो हम क्या करेंगे कि यह जो है ए ई बटा में एफ बी पहले आए, उसके बाद ए एफ बटा में एफ सी आए, तो इसको देखते हुए चलेंगे। तो देखेंगे कि ए ई और ई बी, ए ई और ई बी इधर वाला पहले कैसे आएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज ए ई एफ लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए ई एफ लेंगे तो मेरा ए ई का काम हो जाएगा। और उसके बाद देखिए एक त्रिभुज दिखाई देगा ई एफ बी, ये त्रिभुज दिखाई देगा। एक बार देखिए हमारे हाथ को, देखिए आप सभी लोग, ई एफ बी ये त्रिभुज लेंगे तो ई बी वाला काम हो जाएगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ, ठीक है, बटा में लिखते हैं फिर उसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ बी, क्या लिखते हैं, ई एफ बी। एरिया ऑफ त्रिभुज का मतलब हुआ कि त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल क्या हुआ, ई एफ बी का त्रिभुज एरिया का मतलब हुआ कि त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम कौन सा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ए ई एफ का बात कर रहे हैं। कौन त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ए ई एफ का बात कर रहे हैं। तो 1/2 आधार, देखिए आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका ए ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा।
आप कहिएगा कि सर जी EF भी तो आधार हो सकता है, तो जब EF आधार लीजिएगा तो उसका लंब फिर इस तरह से हो जाएगा सोझा, और हम लोग का लंब जो है इस पर ऑलरेडी ऐसे DF ले लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आधार इसको AE ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1/2 आधार। आधार का मान क्या है बाबू? आधार का मान है AE गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई का मान यहाँ पर क्या है बाबू? DF है। क्या है? DF है, तो लिख दिए DF बटा में। उसी तरह इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज EFB का क्षेत्रफल के लिए, तो देखिए त्रिभुज EFB, यह त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, EFB, यह त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? उसी तरह होगा 1/2 आधार। अब इसमें भी आपका आधार क्या होगा? EB होगा। क्या होगा? EB होगा। और इसमें अब 1/2 आधार हो गया EB। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई जो है यह है, यह जो ऊंचाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इस जब त्रिभुज को आप ऐसे करके देखिएगा ना, तो जहां ऊंचाई बनता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, और इसको आप देखिएगा तो यह 90 डिग्री का कोण नहीं है, 90 डिग्री से ज्यादा है। इसको अगर आप ऐसे सोच करके देखिएगा तो आपका जो फिगर आएगा इस तरह से आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से तो यह ज्यादा ना हो गया, तो 90 डिग्री से जब ज्यादा हो जाएगा तो यह ऊंचाई आपका कैसे होगा? नहीं होगा। तो ऊंचाई के लिए आपका यह मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह मान होना चाहिए, और यही वाला मान क्या है आपका? D है। बताइए समझ में आया? ये वाला मान क्या है आपका? D है, और हाईला मान आपका E है, और हाईला मान आपका B है, और हाईला मान आपका F है। जब इसको आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे करके देखिएगा तो आपका इस तरह का मान आएगा। तो बताइए आपका ऊंचाई के जगह पर अब क्या हो जाएगा? FD हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि ऊंचाई के पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको एक वीडियो में थेल्स पर मैं एकदम 100% समझा के दिमाग में घुसा कर छोड़ना है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख दिए, सॉरी, उसी तरह से हम लोग ऊंचाई के लिख देंगे FD या DF। बताइए कोई दिक्कत? तो ऊंचाई के जगह पर इस त्रिभुज में ऊंचाई क्या हो गया? FD हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर देखा जाए क्या कटेगा, तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, DF से DF कट गया, तो क्या बचा? क्या बचा? बचा एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर AE बटा में EB। AE बटा में EB, देखिए AE बटा में EB आ गया ना। अब उसी तरह से चलेंगे, अब पुनः उसी तरह चलेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः अब क्या होगा बाबू? अब फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज AEF त्रिभुज में, और फिर चलेंगे EFC त्रिभुज में। जिस तरह से अभी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का बात हुआ है, उसी तरह से अब इस त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज AEF है, और फिर त्रिभुज EFC का बात होगा। EFC का बात होगा। किसका बात होगा बाबू? EFC का अब बात होगा, अब इस त्रिभुज का बात होगा, ठीक है। अब EFC त्रिभुज का बात होगा, ठीक है ना बाबू। तो चलिए देखा जाए। बताइए सबसे पहले बड़ा त्रिभुज AEF लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए त्रिभुज लिखा जाए एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज का बाबू EFC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या आएगा बाबू? अब इसमें बताइए क्या आएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए सूत्र से लिखेंगे 1/2। अब आधार का मान बाबू क्या होगा? आधार आपका AF हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? AF गुणे
आपका ऊंचाई देखिए, अब ऊंचाई यह हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब ईजी क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ईजी बाबू क्या हो जाएगा, अब ऊंचाई हो जाएगा। जिस तरह से आपका जब इस त्रिभुज में इधर का ऊंचाई हो रहा था, तो अब आप इसमें ईजी का ऊंचाई ले लेंगे। क्या लेंगे बाबू, ईजी, जो लंब है जो कि 90 डिग्री का है, जो लंब है जो कि 90 डिग्री का है। तो चलिए अब इस त्रिभुज में आ जाइए बाबू, क्या लिखिएगा उसी तरह से, एरिया ऑफ ई एफ सी का क्षेत्रफल, ई एफ सी का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार, आधार क्या है, एफ सी है, आधार क्या है, एफ सी है, आधार क्या है, एफ सी है। और ऊंचाई बाबू फिर उसी तरह से इसमें समझिए, ये इस तरह से अगर त्रिभुज मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब इस तरह से त्रिभुज मुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका ऊंचाई ई जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई जी हो जाएगा। तो देख लीजिए 1/2 कट गया, ईजी से ईजी कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, देखिए यहां पर, ठीक है, क्या बचेगा, बचेगा एरिया ऑफ, लिखा जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी बराबर ए एफ बटा में एफ सी। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 2। तो बताइए बाबू, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 तो ला दिए, तो ध्यान थोड़ा सा ध्यान ईमानदारी से अब देखा जाए। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ, यहां भी है एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ, लेकिन नीचे में यहां पर आया है एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ बी, और यहां पर आया एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ सी, ठीक है। तो ये लेफ्ट और लेफ्ट कैसे बराबर होगा, तो एक नियम है, आप लोग क्लास 9 में जब पढ़े होंगे तो एक प्रमेय पढ़े होंगे, जब दो त्रिभुज का आधार एक होता है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब दो त्रिभुजों का आधार एक होता है और रेखा समांतर होती है, तो वो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से सुनिए, एकदम 100% समझ में आएगा। बोले हैं बाबू कि जब दो त्रिभुज, क्या बोले हैं बाबू, एक त्रिभुज ई, एक त्रिभुज ई, जब दो त्रिभुज का आधार एक ही होता है, देखिए बाबू आधार एक है ना, एगो ई त्रिभुज है और एगो ई त्रिभुज है, दोनों का आधार एक ही है, और ये दोनों रेखा जब समांतर रहती है, ये दोनों रेखा जब समांतर रहती है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है ना बाबू, दोनों का बराबर होता है। तो वही यहां पर देखिए बाबू, यहां पर एक त्रिभुज है ई एफ बी, क्या बोले हैं, एक त्रिभुज है ई एफ बी और दूसरा त्रिभुज है ई एफ सी। ये दोनों एक ही आधार ई एफ पर है ना बाबू, दोनों एक ही आधार ई एफ पर है ना, और यह ई एफ जो समांतर है बीसी है कि नहीं है, ई एफ समांतर बीसी है कि नहीं है ना बाबू, ई एफ समांतर बीसी है ना, तो ये दोनों त्रिभुज जो क्षेत्रफल है आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बाबू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर वो कथन लिख दिया जाएगा, क्या लिखा जाएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम तो आपको जना दिए ना, तो लिखिएगा आप कि हम जानते हैं। आप पहले जानते नहीं थे लेकिन अब जान गए, तो लिखिए हम जानते हैं कि दो त्रिभुज एक ही आधार पर रहे तथा उनकी, हम जानते हैं कि दो त्रिभुज एक ही आधार पर रहे तथा उनकी भुजा समांतर रहे, तो वह
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बाबू, बराबर होता है। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर बाबू कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज EFC क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग जान गए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ EFB और एरिया ऑफ EFC क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज हैं और EF समांतर BC है, इसीलिए दोनों क्षेत्रफल त्रिभुजों का क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा देख लिया जाए, EFB जो है EFC के बराबर हो गया, ऑलरेडी ऊपर में AEF जो है AEF के बराबर है। तो जब लेफ्ट और लेफ्ट दोनों समीकरणों का बराबर है तो राइट भी दोनों समीकरणों का बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, EFB बराबर त्रिभुज EFC का, तो लेफ्ट वाले दोनों समीकरणों के बराबर हो जाएंगे, तो राइट भी दोनों समीकरणों का बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या बाबू, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में दोनों तरफ लेफ्ट बराबर हुआ, तो राइट का होगा बाबू, बराबर होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या डायरेक्ट लिखेंगे, AE बटा में EB बराबर है AF बटा में FC। यही हमको सिद्ध करके लाना था, AE बटा में EB बराबर AF बटा में FC, और हम लोग सिद्ध करके ला दिए। तो लिखेंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। बताइए, आपको आधारभूत समानुपाती प्रमेय जो हमने समझाया, थेल्स प्रमेय जो हमने समझाया, इसमें आपको सभी को, सारे बच्चों को पूरा 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को खूब दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।